तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कर्ज का फल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चांदपुर नामक एक बड़े नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे उसे सूल और ब्याज समेत चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वह था अपने उसूलों का पक्का व ईमानदार। वह वक्त से पहले न तो किसी के पास तगाजा करने जाता था और न ही किसी से कभी बदमिजाज से पेश आता था। इसके साथ उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आप 2,000 रुपये मुनीम जी से ले लीजिए। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। उनकी ये प्रसिद्धि एक बार गांव में से गुजरते छोटू मोटू नाम के दो ठगों के कानों में भी पड़ी। यार मोटू, अब तक हमने जो कुछ उस साहूकार के बारे में सुना है उससे तो मुझे वह कोई मूर्ख सेठ लगता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। लोगों के कहे अनुसार वह सेठ कर्ज मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछ कर ही कर्ज दे देता है। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठें। मैं भी यही कहना चाहता था गुरु। हमें ऐसे आंख के अंधे गांव के पूरे की ही तो तलाश थी। तो चलो यहाँ से सीधे चांदपुर चलकर आज उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफ़ी दिनों तक शायद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक गाड़ी पकड़ी और चांदपुर पहुंच गए। ए तांगे वाले, क्या तुम हमें साहूकार शांति प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा सकते हो? हाँ 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 हुजूर, क्यों नहीं, बैठिए। दोनों टांगे पर सवार हो शांति प्रसाद के घर की ओर चल दिए। भाई तांगे वाले, हम दोनों बहुत दूर से एक गाँव से सेठ जी से कर्ज मांगने आए हैं। क्या वे हम पर विश्वास करके हमें कर्ज दे देंगे? क्यों नहीं हुजूर, वो तो एक जानवर को भी आंख मीच कर कर्ज दे देते हैं, फिर आप तो इंसान हैं। तांगे वाले की बात सुनकर दोनों ठग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ देर में तांगे वाले ने उन्हें साहूकार की हवेली के बाहर उतार दिया। लो भाई, तुमने तो बस 1 ही रुपया मांगा था, हम तुम्हें 2 रुपये देते हैं। भगवान आपको सलामत रखे हुजूर और आपकी मनोकामना पूरी करे। दोनों कुछ सकुचाते हुए हवेली के भीतर प्रविष्ट हुए और एक नौकर के साथ उस बड़े कमरे में पहुंचे जहां साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा लोगों से रुपया का लेन देन कर रहा था। दोनों नौकर के बताए स्थान पर बैठ गए। कुछ देर पश्चात जब वहां आए लोग एक एक कर अपना मकसद पूरा करके चले गए तो सेठ ने उनकी ओर देखा। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, राम राम भाई। कौन हो तुम दोनों और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग रोनी सूरत बनाकर बोले, सेठ जी, हम दोनों छोटू मोटू बहुत दूर के गांव ठगपुर से आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, लेकिन पास में बीज और बैल न होने के कारण हम दुखी हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। हमें 2,000 रुपया चाहिए सेठ जी, और यह कर्ज हम बहुत जल्दी लौटा देंगे। हाँ सेठ जी, हमसे जितनी जल्दी संभव हुआ उतनी ही जल्दी यह रकम सूद समेत लौटा देंगे। बस आप कृपा करके हमें 2,000 रुपये कर्ज दे दीजिए। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद भी है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छोटू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले ही जन्म में दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। कहकर सेठ ने अपने मुंशी को संबोधित किया, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2,000 रुपये दे दो और यह लिख लो कि यह ब्याज समेत रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहाँ आकर पैसा ले लो। दोनों सेठ के पास से उठकर मुंशी के पास पहुंचे तो मुंशी ने जरूरी लिखा पढ़ी करके खाता हस्ताक्षर के लिए उनके सामने रख दिया। तुम दोनों अपने अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दो। ठीक है। दोनों ने चुपचाप खाते में हस्ताक्षर कर दिए और मुंशी ने 2,000 रुपये गिनकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, गिन लो, पूरे 2,000 रुपये हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। क्यों नहीं हुजूर। उन्होंने बिना गिने ही रुपये जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद अदा कर वापस लौट गए। वाह, क्या तीर मारा है आज। अब तो वास्तव में महीनों तक जाने को झंझट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके वहां से जाते ही रुपये देने वाला मुंशी उठकर सेठ के पास पहुंचा और व्याकुल स्वर में बोला, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और
इस करारनामे के अनुसार कानूनन भी हम उससे रुपया वसूल नहीं कर सकते। आपने उन्हें रुपया उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा। हा हा हा, मुंशी जी, मैंने यह सब जानते बूझते भी रुपया उन्हें क्यों दिया, यह बात मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान ही होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन बिताना पड़ता है। पता नहीं सेठ जी क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा हूँ। मुझे क्या, इनका पैसा है, फूके या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह चले जा रहे थे। मोटू, वास्तव में वह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धुतकार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तब भी हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी उधार चुकाया जा सकता है। वास्तव में गुरु, आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा मूर्ख इस धरती पर दिखाई दिया है। अब तो ये 2,000 रुपये अपने हो गए समझो। बेशक अब वह कानूनन भी हमसे यह रुपया वापस नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना मूर्ख होते हुए भी वह इतने बड़े नगर में आज भी धनवान कैसे है, कंगाल क्यों नहीं हो गया? उसे तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। हाँ, यह बात तो मुझे भी आश्चर्य में डाले हुए है। खैर, हमें इससे क्या लेना। तुम रेलवे स्टेशन के लिए कोई सवारी पकड़ो, वहाँ से ट्रेन पकड़कर किसी ऐसे गांव में चलेंगे जहाँ शांति के साथ कुछ माह व्यतीत कर सकें। ठीक कहते हो। देखो, वह रिक्शा वाला आ रहा है, उसे ही रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार करते हैं। रिक्शे वाले ने भाव ताव करके दोनों रिक्शे पर बैठे और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। कुछ सोचकर वे उसी गाड़ी में सवार हो गए। वैसे भी उनका कोई स्थायी घर बार तो था नहीं जो वे किसी निश्चित स्थान पर जाने वाली गाड़ी में बैठते। गुरु, किसी से पूछूं यह गाड़ी कहाँ जा रही है? क्या ज़रूरत है यार, जिस अंतिम स्टेशन पर यह गाड़ी रुकेगी वहाँ उतर जाएंगे। कुछ ही देर में ट्रेन ने सीटी दी और पटरियों पर रेंगती हुई दौड़ पड़ी। यार मोटू, मैंने सोचा ही कि इस बार रहने के लिए कोई छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह डोलते रहेंगे? ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी ये हसरत भी पूरी कर लेना। वह ट्रेन जिस अंतिम स्टेशन पर रुकी वह भी एक गांव था। दोनों स्टेशन से निकलकर उस गांव की ओर चल पड़े जो वहां से 8-10 मील दूर था। दोपहर ढल चुकी थी। गुरु, यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना इसी गांव में अपनी झोपड़ी डाल ली जाए? यार, पहले गांव चलकर वहाँ का माहौल तो देख लें, फिर तय करेंगे। गांव में पहुँचते पहुँचते उन्हें रात के 10 बज गए। गुरु, गाँव में तो पहुँच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाज़ा खटखटाएं। यदि मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं वह दरवाज़ा खोले या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। दोनों ने उस घर के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन? भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। शीघ्र ही घर के मालिक ने द्वार खोला। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों को घर में ले जाकर आदरपूर्वक बैठाया और पूछा, बेटा तुम लोग बहुत दूर से आए हो तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, कहो तो खाना तैयार करा दूं? नहीं बाबा, हम स्टेशन से खाना खाकर आए हैं, बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए। हम बाहर दालान में रात काट देंगे। इसके एवज में जो आप पैसा मांगेंगे वह हम देने को तैयार हैं। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तुम स्वेच्छा से रात दालान में काट सकते हो। लो, यह चटाई और चादरें ले जाओ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोनों ने घर के बाहर दालान में चटाई बिछाई और चादर तान कर सो गए। सहसा आधी रात को कोई आवाज़ सुनकर छोटू की आंख खुल गई। उसने मोटू को भी उठाते हुए कहा, मोटू, अबे मोटू, जल्दी उठ। हूँ गुरु, क्यों नींद खराब कर रहे हो, सोने दो ना। जब छोटू ने मोटू को झकझोर कर उठाया तो वह आश्चर्य से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों जगाया? आसपास कोई नहीं है, लेकिन किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। मोटू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज़ें उसे भी सुनाई दी। कैसे हो भाई? अच्छा हूँ, लेकिन आज ठंड जरा ज़्यादा ही है। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब वे दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बैल और मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ मोटू भाई, लेकिन ये सच है कि बैल ही आपस में बात कर रहे हैं। कुछ सोचकर छोटू और मोटू ध्यान से उन बैलों के मध्य होने वाली बातचीत सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि अपना जो मालिक है, इससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों उसके हल और गाड़ी में जूत कर वह कर्ज चुकाया। कल मेरा
श्रम पूरा 200 रुपये का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की। तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने का शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी महीनों और दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 व्यक्तियों से कर्ज लिया था। इसमें से एक तो मेरा यही मालिक है, इससे मैंने भी 200 रुपये उधार लिया था। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज चुक जाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जिससे कि पिछले जन्म में मैंने 500 रुपये उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे हल और गाड़ी में जोत कर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि उसका कर्ज इस जन्म में नहीं चुक जाएगा। लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास क्यों ले जाएगा? उसे भला वह किसान अपना बैल क्यों देगा? ईश्वर ने यह सब मेरे पैदा होते ही लिख दिया था मित्र, तभी तो यह बूढ़ा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुका पाया। कल वह व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे डंडा मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो वास्तव में तुम्हें काफ़ी दुख झेलना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र, यह मेरे पिछले जन्म के कर्म है मित्र, इसलिए इस जन्म में उसे भोगना ही होगा, वरना ईश्वर ने हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र, खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सज़ा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो अफसोस उन दोनों व्यक्ति का हो रहा है जो कुछ समय पूर्व किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब, इन लोगों ने ऐसा क्या किया? बैलों के वार्तालाप रुक अपनी ओर मुड़ते देख छोटू मोटू के कान खड़े हो गए। पहला बैल कह रहा था, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, यह पूछो कि क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक न जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ आए हैं। तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकता करने के लिए अगले जन्म में सबका गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बात सुनकर छोटू मोटू को काटो तो खून नहीं। गुरु, तुमने सुना, इन दोनों का पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए ही बैल बनना पड़ा है। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मोटू, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया 1-2 दिन के ब्याज समेत लौटा देंगे। साथ ही ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से ही रोटी कमा कर खाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। इसके बाद दोनों भविष्य के बारे में बातें करते करते न जाने कब सो गए, परंतु सपने में भी उन्हें वे दोनों बैले बातें करती दिखाई दिए। सुबह होने के बावजूद भी वह न जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने पिटने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल। सारा माजरा समझते ही छोटू मोटू उदास हो उठे। गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो गई। उनमें से एक ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। फिर अभी छोटू मोटू बूढ़े किसान को सांत्वना देने की सोच ही रहे थे कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति डंडा हाथ में लिए वहां आ धमका। ए बूढ़े, आज तुमने मुझसे मेरा पैसा ब्याज समेत लौटाने के लिए कहा था। लाओ मेरे पैसे मुझे दो, ब्याज समेत पूरे 500 बनते हैं। मुझ गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बूढ़े, यदि तुमने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा एक बैल ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही मेरा एक बैल मर गया है। तुम मरो या तुम्हारा बैल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले तुम्हारा बैल। देर ना करो, जल्दी मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ बेटे, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे दूर हट बूढ़े, तुमसे पैर छुआते छुआते तो मेरे पैर ही दुखने लगे हैं। आह। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडा मारता हुआ अपनी राह हो लिया। चल बे, चल बे कद्दू की औलाद, आज से मैं तेरा मालिक हुआ। अब अपने मालिक का कर्जा तुझे ही उतारना है, समझा? चल जरा जल्दी दिखा अपनी चाल। नहीं नहीं, मेरे बैल को मत ले जाओ, हाय मेरा बैल। किसान की हालत पर रघु को कोई दया नहीं आया और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब तक वहाँ काफ़ी व्यक्ति एकत्रित हो गए जो किसान को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। गुरु, मेरे विचार से हमें अब समय व्यर्थ न करके तुरंत चांदपुर सेठ जी के यहाँ पहुँचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर करने के वक्त हाथ से निकल जाए और हमें पछताते ही रह जाएं। ठीक कहते हो, आओ चलें। दोनों उसी समय अपना अपना सामान समेटकर उठे और चांदपुर के लिए चल पड़े। चांदपुर स्टेशन पहुंचकर उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और सेठ शांति प्रसाद की हवेली में जा पहुंचे। सेठ जी उस समय भी बहुत से लोगों से घिरे हुए रुपये का लेन देन कर रहे थे। मोटू, सेठ जी को तो इन लोगों से निपटते निपटते काफ़ी देर लग जाएगी, क्यों ना पहले हम लोग ही अपना कर्जा निपटा दें। ठीक कहते हो गुरु, हो जाओ शुरू।
अगले ही पल, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हम पाप के गड्ढे से गिरने से बचा लीजिए। अरे अरे, कौन हो भाई तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी, हम दोनों छोटू मोटू हैं, कल ही तो आपसे 2,000 रुपये ले गए थे। भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, ठहरो मुंशी से पूछता हूँ। ये दोनों तो वही दो उचक्के हैं, लेकिन ये दोनों फिर यहाँ क्यों आ धमके? अरे मुंशी जी, खाता खोल कर देखिए, छोटू मोटू नाम का कोई खाता भी है या नहीं? हाँ सेठ जी, खाता है, कल की तारीख में इनके नाम पूरे 2,000 रुपये लिखे हैं। हाँ भाई, खाता तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? हुजूर माई बाप, हम अपना कर्ज आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए 2,011 रुपये और हमारा नाम काट दीजिए। हाँ सेठ जी, हम लोग किसी का कर्जा अपने सिर नहीं रखना चाहते। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसी के बाद रुपए लूँगा। मुंशी जी जरा खाते में देख कर बताना, तो इन्होंने रकम लौटाने की तिथि कब की बताई थी? खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तिथि लिखी हुई है। वह तो हमने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया था सेठ जी, हम इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं। लीजिए संभालिए अपनी रकम। नहीं भाई नहीं, कर्ज की आयदगी इस तरह नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पाबंद हूँ। रकम लौटाने को जब का तुमने वादा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया था, अतः अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हो? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है? हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्ज लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात कर रहे हैं? इसी समय अपना पैसा क्यों नहीं ले लेते? कहा तो भाई कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब जब का तुम लोगों ने वादा किया है, रकम तभी वापस लूँगा। कोई और अगले जन्म पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। जाओ, मैं तुमसे अपना कर्ज अगले जन्म में ही लूँगा। छोटू मोटू सेठ के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मोटू भाई, यह सेठ का बच्चा तो बड़ा कैया निकला, लगता है अगले जन्म में वह हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गधे का नाम सुनकर तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है गुरु। मैंने बहुत से गधों की दुर्दशा देखी है। बेचारे की किस्मत में पैदा होने के साथ ही डंडा खाना लिख दिया जाता है। कोई उपाय करो ना गुरु, जिससे हमें ये सेठ के कर्जे से मुक्ति मिल जाए। लेकिन छोटू के दिमाग में लाख चाहने के बावजूद भी कोई उपाय नहीं आया और वे दोनों रोते बिलखते एक तरफ बढ़ते चले गए। उधर उन दोनों के जाने के बाद सेठ अपने मुंशी से कह रहा था, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपकी? नहीं सेठ जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि उन ठगों ने आपको कर्ज लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। समझ जाओगे, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। इधर छोटू मोटू को कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि चलते चलते वे नगर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इसका भी ध्यान उन्हें नहीं रहा। चौंके तो तब जब अंधकार में उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। गुरु, यह हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद रात बहुत गहरी हो गई है। हाँ, अपनी उलझन में हमने इसका ध्यान भी नहीं दिया। सुबह से तो ना तो कुछ खाया ना पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चलें? वापस तो तब लौटे जब हमें रास्ता मालूम हो। मुझे तो अब यह भी ध्यान नहीं रहा कि नगर किस दिशा में है। फिर आओ आगे ही चलते हैं, शायद कहीं कोई रोशनी दिखाई दे जाए। दोनों अंधेरे में फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात उन्हें दूर किसी अलाव की रोशनी दिखाई दी। गुरु, मेरे विचार से वहाँ कोई रहता है जिसके घर से लालटेन की रोशनी आ रही है। आओ वहीं चलकर रात काटने के लिए आसरा मांगते हैं। अबे मूर्ख, इतनी तेज रोशनी किसी लालटेन अथवा दिए की नहीं हो सकती। जरूर किसी ने लकड़ियों का अलाव जला रखा है। ओह, तब तो वे जरूर चोर डाकू होंगे। इतनी वीरान जगह पर उनके अलावा और कोई और हो भी कौन सकता है? मेरी मानो गुरु, तो पीछे ही लौट चलो। फिर वही मूर्खता भरी बात, अबे घोंचुओ, चोर और डाकू इस तरह रोशनी करके लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। आओ देखें वहाँ अलाव किसने जला रखा है। फिर छोटू मोटू को जबरदस्ती घसीटता हुआ उस स्थान पर ले गया जहाँ अलाव जल रहा था और उसके निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। मैं तो नहा के डर रहा था, ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि हमेशा पैर की जगह खोपड़ी से काम लिया करो। इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ निश्चिंतता से रात काट सकते हैं। वह तो ठीक है गुरु, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं कि इस महाराज के पास कुछ खाने को होगा। तब समझ लेना आज तुम्हारा व्रत है। आप खामोश रहो, वरना हमारी बातों से महाराज का ध्यान टूट जाएगा। तभी साधु ने अपनी आंख खोल दी। तुम लोग कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहाँ अलाव के पास बैठो, सर्दी नहीं लगेगी। हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों यहाँ आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्या, जब तक जी चाहे यहाँ रह सकते हो। मेरे विचार से तुम भूखे भी हो गया। हाँ महाराज, भूख तो वास्तव में बड़ी जोर से लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहाँ से मिलेगा?
अन्न न सही लेकिन फल तो मैं जुटा सकता हूँ, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर साधु वहाँ से चला गया। देखा मोटू, वह एक साधु है जिसने संसार त्याग रखा है और इस वीराने में रहता है, फिर भी उसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी हमारे लिए कष्ट उठाने गया है, और एक हम है कि बस बस गुरु और कुछ मत बोलो वरना अपनी पूर्व जिंदगी याद करके रो पड़ूंगा। सचमुच हम पापी हैं। कुछ देर बाद जब साधु वापस लौटा तो उनकी झोली में फल भरे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, यह फल खाओ और जल पीकर आराम से सो जाओ। आहा, आप कितने दयालु हैं महाराज। बच्चा, तुम दोनों के चेहरे को देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी विशेष घटना से दुखी एवं चिंतित हो तथा मन ही मन पश्चाताप की आग में जल रहे हो। आप ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो किया उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें उन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। कहकर छोटू ने साधु को सारी बात बता दी, साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। सुनकर साधु बोला, बेटा ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, यदि कोई सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो वह पापों से मुक्ति पा सकता है। वह कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। साधु की बात सुनकर छोटू मोटू के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु उन्हें प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगा, साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगा। इस ज्ञानोपदेश को सुनकर छोटू मोटू का दिल भीतर ही भीतर किसी अलौकिक रोशनी से प्रज्वलित होता चला गया। महाराज, आपकी ज्ञानोपयोगी बातों से हमारी आंखें खुल गई है। अब कृपया हमारे इस दुख का भी निवारण करें कि हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे चुकाएं। वह पैसे लेने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बेटा, इस स्थान से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ का कर्जा उतारने का उपाय सुझाई दे जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। जी महाराज, जी जैसी महाराज की इच्छा। उसके बाद साधु आंखें बंद कर फिर ध्यान में मग्न हो गया और छोटू मोटू पास ही अपनी चादर बिछाकर गहरी नींद सो गए। और फिर जब भोर हुई तो छोटू मोटू साधु को आसपास कहीं ना पाकर आश्चर्यचकित हो उठे। अरे महाराज, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गए नहीं बल्कि अंतर ध्यान हो गए। जरूर वे कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपनी राह चले गए। आओ उनके कहे अनुसार आगे पड़ने वाले गांव की ओर चलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफ़र तय करने के बाद एक छोटे से गांव पर पहुंच गए। उस गांव में पानी का स्रोत नहीं था, न कुएं थे न तालाब। अतः उस गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की ज़रूरत के लिए उन्हें 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। हाय पानी, आह पानी, मेरा गला सूख रहा है। वहाँ की दशा देख छोटू ठग का दिमाग में साधु की बात का ध्यान आकर बिजली की तरह एक विचार कौंधा। यदि यहाँ पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अगले ही पल छोटू प्रसन्नता से चीख उठा, अरे मोटू, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया है। क्या सच? अरे गुरु, तो जल्दी बताओ ना। छोटू मोटू के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर मोटू को चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। दोनों ने उसी समय कहीं से कुदाल प्राप्त की और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 माह बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें पानी भी निकला। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उससे पक्का बनवा दिया। उस कुएं पर 2000 रुपये तो खर्च हुए ही थे, उसके अलावा भी जो 100-200 रुपये उनकी जेब से थे वह भी खर्च हो गए। चलो मोटू, अब डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी लेने के लिए दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आए तो वे भी इस कुएं से पानी नहीं ले पाएंगे। और दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने बैठ गए। जब गांव वाले को उस कुएं के बारे में पता चला तो अपने बर्तन आदि लेकर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। ऐसा अन्याय क्यों करते हो भाई? तुम लोग जानते ही हो कि गाँव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गाँव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह सब ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है, और हम बगैर उनकी इजाज़त के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि आप लोगों को पानी चाहिए तो सेठ जी की आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उससे बहुत विनती की, लेकिन छोटू मोटू उन्हें किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। अतः हार कर पूरा गांव ही चांदपुर में सेठ शांति प्रसाद के घर जा पहुंचा। दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर रहम खाइए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गाँव वालों ने उन्हें सारी बात सुनाई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा देकर हमारे सारे दुख दूर कर सकते हैं। हाँ सेठ जी, कृपया हमें अपने
कुएं से पानी भरने की आज्ञा दे दीजिए, हम आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप लोगों को गलतफहमी हुई है भाइयों, मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। जरूर उन दोनों व्यक्तियों ने आप लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाया है। सेठ जी ठीक कह रहे हैं भाइयों, आपका गांव ही क्या, इन्होंने तो किसी भी गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। आप लोगों को जो प्रार्थना करनी है उन्हीं लोगों से कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं, हमें इस तरह न ठुकराइए। अब हम पर तरस खाइए, आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत भी देने को तैयार हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वह कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाज़त दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने दे देंगे? ज़रूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों से कह दीजिए। सेठ जी, मुझे तो इसमें इन दोनों की कोई गहरी साजिश लगती है, क्यों ना चलकर असलियत जानी जाए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने उसी प्रमुख मुंशी को लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव पहुंचा। दूर से ही उन्होंने छोटू मोटू को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए खड़े देखा। सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2,000 रुपये कर्ज लिए थे और अगले ही दिन रकम वापस करने आए थे। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ क्या चक्कर फैलाया हुआ है? जब छोटू मोटू की दृष्टि गांव वालों के साथ आते सेठ और उसकी मुंशी पर पड़ी तो प्रसन्नता से उछल पड़े। वो मारा मोटू, सेठ जी आखिर आ ही गए। हाँ गुरु, अब हमें कर्ज से मुक्ति मिल ही जाएगी। क्यों भाई, तुमने यहाँ क्या चक्कर चलाया हुआ है? इस कुएं का तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया हुआ है सेठ जी, यह कुआं आपका ही है, इसलिए हमने गाँव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया है। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। यह क्या बकवास है? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? यह ठीक है सेठ जी कि आपने यह कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपये तो आपके ही लगे हैं ना, मेरे रुपये? वह कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने जो 30-32 दिन पहले 2,000 रुपये कर्ज लिया था, उसी से यह कुआं बनवाया था। अब यदि आप यह कह दें कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और उनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वह मैं वादे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। तब हम भी इन्हें इस कुएं में पानी नहीं भरने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाएं। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह सोच लीजिए, यदि यह बिना पानी के मर गए तो इनका पाप आपके ही सर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य नहीं, साथ ही साथ इनकी दुआएं भी मिलेगी। छोटू मोटू की बात सुनकर गांव वाले भी एक साथ गिड़गिड़ा उठे। हाँ कह दीजिए सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात वह गहरी निश्वास लेकर बोला, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज मैं इस कुएं को अपना मानता हूँ और तुम्हें कर्ज से मुक्त करता हूँ। हुर्रे! गांव वालों, जाओ जाकर पानी भरो। सेठ शांति प्रसाद जिंदाबाद। गांव वाले प्रसन्नता से सेठ की जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। भाई, यह सब तो हुआ जिस चालाकी से तुमने मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्ज लौटाने के लिए इतने अधिक उतावले क्यों हो गए थे, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। यह ठीक है सेठ जी कि आपको कोई मूर्ख सेठ समझकर हम आपको लूटने गए थे और अपनी दृष्टि में हमने आपको लूट भी लिया था। लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर एक गांव में पहुँचे, फिर छोटू ने रामगढ़ गांव में उस रात जो कुछ बैलों के मुख से सुना था वह सब कुछ सेठ और मंत्री को कह सुनाया। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि वे उस गांव कैसे पहुंचे, और अंत में बोला, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी है और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में कोई बुरा काम नहीं करेंगे तथा मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। शाबाश, यह तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। यदि कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच मेरे पास चले आना। तब गांव वाले कुएं पर आकर पानी भरने लगे। सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आहा गुरु, गांव वालों के चेहरे पर जो जीवन की खुशी दिखाई दे रही है उससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं भी अपनी आत्मा को इस समय बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहा हूँ। मोटू, क्यों मुंशी जी, छोटू मोटू की कहानी सुनकर अब आपकी कुछ समझ में आया? आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है उसका फल इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। आओ अब वापस चलें। इसके बाद सेठ और मुंशी वहाँ से लौट गए और उसी दिन से छोटू मोटू भी सारे बुरे धंधे छोड़कर मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगे। समाप्त।